अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे आज के सदर के.एम. शरीफ साहब और दूसरे पूरे मेहमान और मेरे सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, तो मैं सीधे इस बात पर आ जाता हूं कि ये जो कैंपेन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया चला रहा है, ये कैंपेन हम लोगों ने चलाया, इसका मकसद, बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये कैंपेन हम लोग पूरे इंडिया में चलाकर वहां पर जाकर लोगों में, दादरी में क्या हो रहा है, इंडिया में अलग अलग जगहों में क्या हो रहा है, ये हालात बताने के लिए हम लोगों ने कैंपेन किया करके समझ रहे होंगे। लेकिन ये सारे बातें, ये सारे हालात आज के जमाने में हर किसी को ज्यादा पता है। आप किसी भी गांव में जाओ, आप किसी भी गली में जाओ, लोगों को ये हालात पता है। तो ये कैंपेन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ हालात बताने के लिए हम लोग ये कैंपेन नहीं किए। ये कैंपेन असल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो पिछले 20 साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडिया के कोने कोने में जो काम कर रहा है, उस काम को और एक मजबूती की तरफ से हिंदुस्तान के सामने, इंडिया के सामने आज सबसे बड़ा मुश्किल, सबसे बड़ा खतरा क्या है, वो खतरे को लोगों के सामने लाने के लिए कैंपेन हमने किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये बात बिना किसी शक व शुबा के पिछले 2 सदियों से हम लोग कह रहा है कि इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा कैंसर है, वो कैंसर आरएसएस है। ये एक फैसिज्म है, ये एक फिस्ताई ताकत है। जब तक ये फिस्ताई ताकत हमारे मुल्क में रहेगी, हम मुल्क के अंदर कोई भी अमन होगा ऐसा हम लोग एक आस नहीं रख सकते। हमारे मुल्क के अंदर पिछले 1 साल से या 2 साल से कैंपेन चल रहा है, स्वच्छ भारत कैंपेन। इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री आकर कह रहे थे कि स्वच्छ भारत में बहुत कामयाबी हो गई है, बहुत सारा कचरा साफ हो गया है। लेकिन हम कहते हैं मुल्क का सबसे बड़ा कचरा साफ नहीं हुआ। मुल्क का सबसे बड़ा कचरा यहां का कौमवाद है, यहां का फिस्तायत है, और इस कौमवाद और फिस्तायत को फैलाने वाला नागपुर वाला आरएसएस है। जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा, स्वच्छ भारत भी नहीं होगा। यही काम, स्वच्छ भारत का काम, जो पिछले 2 साल से एक मॉडलिंग के तौर पर किया जा रहा है, असल स्वच्छ भारत का काम पिछले 20 साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रहा है। हर एक गली में जाकर, हर एक मोहल्ले में जाकर मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इकट्ठा कर आरएसएस के सामने रुकाकर पिछले 20 सालों से यही कैंपेन का पैगाम हम लोग दे रहे हैं कि आ सितमगर हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं। आरएसएस को हराया जा सकता है। आपके सामने आरएसएस के बारे में एक बड़ा पिक्चर प्रेजेंट किया जाएगा कि एक बड़े ग्राउंड में 250 रुपए का चड्डी पहनकर, जो फ्री में दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को जमा करके एक बहुत बड़ी तंजीम है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये एक बेकार की बात है। आरएसएस को हराया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है, उनका जो जुल्म है उसको खत्म किया जा सकता है। आज से 10 साल पहले की बात, जब मैं स्टूडेंट था, मेरे कॉलेज में थे, कर्नाटका में आरएसएस ने एक कैंपेन चलाया था। उस कैंपेन का नाम था कि दक्षिण अयोध्या कैंपेन। यानी कर्नाटका के अंदर बाबा बुडनगिरी नाम का एक दरगाह है, और उस दरगाह का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो आरएसएस के बड़े बड़े लीडर्स आकर वहां पर कहते थे कि उत्तर भारत में तो हमारे पास एक अयोध्या है, दक्षिण भारत में हम बाबा बुडनगिरी को अयोध्या बनाएंगे, बाबा बुडनगिरी को हम खत्म करके, इसको पूरा तबाह कर यहां पर हम एक दक्षिण अयोध्या बनाएंगे। और मुसलसल इसका काम चलने लगा। 3 साल से मुसलसल वहां पर आरएसएस के लोग एक रैली शुरू करने लगे, एक धार्मिक उत्साह हर साल वहां पर करना शुरू कर दिए, और मुसलमानों की तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं था, किसी की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। तब वहां पर कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में वहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दूसरे प्रोग्रेसिव तंजीमें, कम्युनिस्ट तंजीमें, दलित तंजीमें, सेक्युलर तंजीमें, ये सारे तंजीमों ने मिलकर मुसलसल हर वक्त जब भी आरएसएस बाबा बुडनगिरी का मुद्दा उठाते थे, ये सारे तंजीमों मिलकर मुसलसल सालों साल उनका वहां पर विरोध करते थे, वहां पर जाकर आरएसएस का सामना करते थे। और आज बड़े गर्व के साथ हम लोग कह सकते थे कि उनका जो भी वहां पर मंसूबे थे, उन मंसूबों को हमने नाकाम कर दिया।
जो एक छोटा सा मिसाल हमने एक कर्नाटक के एक छोटे से एक शहर में किया, मुझे लगता है कि यह मिसाल हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या हम अभी की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट से क्या हम ये आस रख सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये जो एक कौमवाद का प्रॉब्लम चल रहा है, यहां वहां गुंडागर्दी चल रहा है, क्या इसको वो रोक सकते हैं? इसका सीधा जवाब यह है कि अगर ये गवर्नमेंट अपनी जो फिलॉसफी है, इनका जो एक फलसफा है, जो हिंदुत्व का जो फलसफा है, इस फलसफे को लेकर वो इस गुंडागर्दी को, ये जो एक नाइंसाफी चल रही है, इसको वो रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट के अंदर जो भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का प्रेसिडेंट हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, या चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, या जो भी लोग हो जो इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने बचपन से ही चड्डी पहनकर हर दिन शाखा में बैठ रहे थे। शाखा में बैठकर इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा नजरिया हिंदुत्व का नजरिया है। ये लोग हैं। ऐसे लोगों से आप कैसा विश्वास रख सकते हो कि ये लोग हिंदुत्व की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को रोकेंगे? ये रोक नहीं सकते। जस्टिस पाटिल ने जो कहा था कि मनुवाद का जो कानून है कि अगर एक दलित श्लोक पढ़ लेता है, उसके मुंह के अंदर राख डाल दो, अगर वो सुन लेता है, उसके कान के अंदर तेल डाल दो, उनकी औरतों को जुल्म करो, उनको रास्ते पर चलने मत दो, उनको हुकूक मत दो। ये जो भी मनुवादी के कानून है, ये कानून आपको और मुझे बुरे लगते हैं, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर बैठे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं बीजेपी और आरएसएस के, इनको ये बुरे नहीं लगते, क्योंकि बचपन से इनको ये सपना दिखाया जा रहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी, हम मनुवाद के पूरे कानून को नाफिज करेंगे। इसीलिए तो आप देखते हैं एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपना, अगर उसे कोई इज्जत नहीं, मुल्क का इज्जत होना चाहिए। ये एक साइंटिफिक मुल्क है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं यहां पर, मार्स को हमने भेजे हैं। ऐसे एक मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है कि पहला प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुआ था गणपति का। ऐसे एक गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि गाय के पेशाब के अंदर सोना मिल रहा है, सोना ढूंढ लेंगे। अपना अगर इज्जत नहीं है, कम से कम इस मुल्क के साइंटिस्ट का और इस मुल्क के एजुकेशनल कल्चर का एक इज्जत रखना चाहिए। बहुत सारे साइंटिस्ट हमने दिए हैं। अब ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, ऐसी बेकार की बातें क्यों करते हैं? आप ये मत समझिए कि मजाक में करते हैं, मजाक में नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी को लगता है कि सच में ही एक प्लास्टिक सर्जरी हुआ था। इनको बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी हुआ था। इनको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि उस गाय के पेशाब के अंदर सोना मिलेगा। अब जीन्स पैंट भी बना रहे हैं करके मिला, न्यूज आ रहा है कि गाय के पेशाब से जीन्स पैंट भी बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इनकी आइडियोलॉजी है। जब तक ये गवर्नमेंट इस आइडियोलॉजी पर चलेगी, आप इनसे कोई भी हक और इंसाफ की उम्मीद मत रखिए। तो आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस कैंपेन के जरिए पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस गवर्नमेंट से डिमांड क्या कर रहा है? तुम्हारा आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी कुछ भी हो, तुमने आज तक जो भी काम किया है, लेकिन एक बार जब तुम पावर में आ गए, तुम्हारे इस आइडियोलॉजी को अरबी सागर में फेंक कर इंडिया के दस्तूर को अपनाओ। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिया का आइडियोलॉजी है। जब यह गवर्नमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यहां का आइडियोलॉजी बनाएगी, तब यहां पर अमन आएगा। साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्होंने अपने लोगों को भरा हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो के अंदर आरएसएस के लोगों को डाल दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट को एचआरडी मिनिस्टर हमारे 12वीं पास एक बीजेपी लीडर को बना दिए थे। एक एंटी दलित, एक एंटी स्टूडेंट, एक एंटी डेमोक्रेटिक एक बीजेपी लीडर को एचआरडी मिनिस्टर बना दिए थे, नाम के वास्ते बना दिए थे। और पूरा का पूरा एक आरएसएस का टीम पूरे इंडिया के हिस्ट्री को बदलने के लिए निकल पड़ा था। और अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट, इसके अंदर लोगों को भरा गया है। मैं छोटा मिसाल बताता हूं। आज से 5-6 साल पहले कर्नाटका में बेलगम में 3 मुसलमानों को पहले साइकिल चोरी, लूना गाड़ी चोरी करने के नाम पर उनको अरेस्ट किया गया। फिर उनको अरेस्ट कर करके केस बिल्डअप करते हैं, टेररिस्ट कहा गया उनको। तो हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग टीम में गए थे। पुलिस वालों से हमने बातचीत की।
चंद पुलिस वालों से बातचीत की और हमने उनसे पूछा कि प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है कि ये लोग टेररिस्ट हैं। तो वहां के जो लोकल पुलिस वाले जिन्होंने इन पर केस डाला था उन्होंने कहा प्रूफ है, ये लोग कस्टडी में नमाज पढ़ रहे थे, इससे बड़ा प्रूफ चाहिए क्या? ये लोग कस्टडी में जेल में नमाज पढ़ रहे थे, इससे बड़ा प्रूफ चाहिए क्या टेररिस्ट होने के लिए? तो जब आपने अपनी पुलिस के जहन के अंदर इतना जहर भरा हुआ है तो आप कैसे उम्मीद रखते हो कि ये लोग इंसाफ करेंगे? तो यहां पर एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी गवर्नमेंट के तरफ से चाहिए कि ये जो भी एक कम्युनलिज्म इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर चला गया है और आज एनआईए के जरिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग एजेंसीज के तरफ अंदर चला गया है, ये सारे जहर को वहां से भी साफ किया जाए। और एक चीज जो इस कैंपेन के जरिए हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम चाहते हैं कि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स जहां पर मुसलमान हो, दलित हो, लेफ्टिस्ट हो, प्रोग्रेसिव हो, ये सिर्फ दिल्ली में या किसी एक बड़े शहर में ना हो, इंडिया के हर एक गांव में इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। इंडिया के हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में अगर एक मोहल्ले में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का एक कमेटी होता है, वो मस्जिद के कमेटी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वहां के दलितों के साथ, वहां के सेक्युलर लोगों के साथ मिलकर आरएसएस के खिलाफ एक फ्रंट वहां पर बनाए। जो हम आरएसएस के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे थे, जो हम आरएसएस के खिलाफ की लड़ाई की बात कर रहे थे, मुझसे पहले भी बहुत सारे स्पीकरों ने कहा यह आरएसएस के खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि जो भी एंटी आरएसएस ग्रुप है वो प्रोग्रामों में बात करते हैं, लेकिन ये आरएसएस के जो लोग होते हैं ये लोग गांवों में जाकर बात करते हैं, घरों में जाकर बात करते हैं। तो इस आरएसएस के जहर को अगर आपको रोकना है, इसको पूरी तरीके से जड़ से अगर आपको निकालना है, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम काफी नहीं है। इसके साथ साथ हर एक गांव गांव में प्लेटफॉर्म बनाकर, हर एक गली गली में प्लेटफॉर्म बनाकर वहां से आरएसएस को जड़ से निकालना है हमें। और एक बात यहां पर है, यहां पर मुस्लिम तंजीमें हैं, यहां पर लेफ्टिस्ट तंजीमें हैं, यहां पर दलित तंजीमें हैं और हर कोई इस फिस्तायत के खिलाफ है। हर कोई आरएसएस के इस जहर के, इस नफरत के राजनीति के खिलाफ है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन तंजीमों के बीच में, मुस्लिम तंजीमों के बीच में, प्रोग्रेसिव तंजीमों के बीच में, लेफ्टिस्ट तंजीमों के बीच में, दलित तंजीमों के बीच में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है कि जिसकी वजह से आपस में विश्वास नहीं करते। मुझे अभी भी याद है जब हमारी तंजीम शुरू हुई थी, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग एजेंसी का नाम लेकर आकर हमसे कहते थे कि आप उन फला दलित तंजीमों के साथ मिलकर काम मत करो, आप उन फला लेफ्टिस्ट तंजीमों के साथ मिलकर काम मत करो, वो लोग माओइस्ट हैं, वो लोग नक्सल हैं, वो लोग ये हैं, वो लोग वो हैं, आप लोग अलग ही रहो। और हम लोग सोचते थे कि अचानक ये लोगों को हमारी इतनी फिक्र क्यों हुई, अचानक ये लोगों को हमारी इतनी फिक्र क्यों हुई। असल बात यह है कि ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के अंदर एक डायनामिक तंजीम, पॉपुलर फ्रंट जैसी एक डायनामिक तंजीम, और दलितों के अंदर बहुत सारे ऐसे तंजीमें हैं और लेफ्टिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे तंजीमें हैं, ये तंजीमें आपस में नहीं मिलना, ये उनका मकसद है। और इस मकसद को फैलाने के लिए न्यूज़पेपर्स में आप कभी देखेंगे, कभी दलित लीडरों का नाम खराब कर दिया जाता है, कभी दलित तंजीमों का नाम खराब किया जाता है, कभी लेफ्टिस्ट तंजीमों को नक्सल कहा जाता है। जेएनयू के अंदर बच्चे जब वहां पर भूख से आजादी की बात करते हैं तब उसको कश्मीर की आजादी का लेबल डाल के झूठा प्रचार किया जाता है। मुसलमान तंजीमें जब जाकर यहां पर किसी भी चीज का जिंदाबाद कहते हैं तो उसको पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम पर उन पर केस डाला जाता है। ये सारे अफवाहें क्यों फैलाए जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये सारे तंजीमें आपस में एक दूसरे पर भरोसा ना करें, और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि ये तंजीमें भी आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे। इस कैंपेन के जरिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए